हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। आज की क्लास में हम लोग लगभग 29 से 30 क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। आइए बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा गया बच्चों कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलॉम के बराबर होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों बी 96500 कूलॉम। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो देखिए, कैथोड होता है नेगेटिव। नेगेटिव पर जो प्राप्त होते हैं पदार्थ वो होते हैं पॉजिटिव वाला, अर्थात सोडियम प्राप्त होगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ए 20 डिग्री सेल्सियस। पांचवा प्रश्न है, किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होती है। तो इसको याद रखिएगा बच्चों, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। छठा प्रश्न है बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन में कौन Br2 मुक्त करेगी। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों Cl2 क्लोरीन, क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला होता है बच्चों KBr, और जब यह अभिक्रिया करता है बच्चों क्लोरीन से Cl2 से, तो यह अभिक्रिया करने के बाद बनाता है पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में बनाता है बच्चों ब्रोमीन Br2। तो प्रश्न में आपको दे रखा था पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से कौन ब्रोमीन मुक्त करता है। तो ऑप्शन में होगा बच्चों क्लोरीन, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, आगे की हम बात करते हैं सातवें प्रश्न के ऊपर। सातवें प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करते हैं बच्चों। सातवें प्रश्न में पूछा गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का कौन सा धातु समूह अम्ल के साथ H2 नहीं बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों कॉपर, सिल्वर और सोना, क्योंकि यह काफ़ी कम क्रियाशील होता है और जिसके कारण यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाता है। आठवां प्रश्न है बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन में कौन ब्रोमीन को मुक्त करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों क्लोरीन। अभी अभी हम लोग देखे थे, छठे प्रश्न है ये भी, इसी को दोबारा रिपीट कर दिया है। आगे प्रश्न में पूछा गया बच्चों, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है वह क्या है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो धातु सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है इसमें सही ऑप्शन है बच्चों एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है बच्चों कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में किसका लेप रहता है। इसका सही ऑप्शन है बच्चों शुष्क सेल। जो टॉर्च स्विच में देखे होंगे मोटा वाला जो सेल लगा हुआ रहता है उसको शुष्क सेल कहा जाता है, या पेंसिल बैटरी जो होता है वो भी शुष्क सेल होता है। तो शुष्क सेल में होता है जो बच्चों केमिकल, वो होता है NH4Cl तथा ZnCl2 होता है। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, लवण सेतु में क्या भरा हुआ रहता है। इसका सही ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, लवण सेतु में KCl, KNO3, NH4NO3 अगार अगार सभी रहता है भरा हुआ, जिसके कारण इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, मरकरी सेल में किसका लेप भरा हुआ रहता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मरकरी सेल में भरा हुआ रहता है लेप KOH और ZNO का लेप रहता है। 13 नंबर प्रश्न बच्चों, प्रश्न पूछा गया है, निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों Ki पोटेशियम आयोडाइड। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन के अपघटित करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों डी, अर्थात सिल्वर को। आगे प्रश्न पूछा गया बच्चों, Al2SO4 का होल बाय 3 के लिए मोलर चालकत्व तथा तुल्यांकित चालकत्व में कौन सा संबंध सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों, इसका सही ऑप्शन होगा लेमडा एम बराबर होगा बच्चों 6 लेमडा AQ, क्योंकि Al2SO4 जब अवघटित होता है ना बच्चों तो बनाता है 2Al प्लस 3 और प्लस बनाता है यहाँ पर SO4 का होल बाई 3 था तो प्लस 3 SO4 -2 बनाता है, ये बनाता है। तो देखिए फार्मूला होता है बच्चों मोलर चालकता और तुल्यांकित चालकता में संबंध बराबर
लेमडा ई क्यू बराबर फार्मूला होता है इसका 1/n प्लस और गुने जेड प्लस और इंटू होता है बच्चों लेमडा एम होता है। इसका ये फार्मूला होता है बच्चों। एन प्लस हम लोग कहते हैं धनायन की संख्या को और जेड प्लस कहते हैं उस पर आवेश की मात्रा को। तो देखिए इसमें धनायन कौन है, अल्युमिनियम है। तो अल्युमिनियम में जो है बच्चों अल्युमिनियम धनायन है, तो धनायन में जो है पावर कितना है, +3 है, यानी धनायन की संख्या 2 है लेकिन इसके आवेश 3 है। तो एन प्लस का मतलब हुआ धनायनों की संख्या यानी 2 और जेड प्लस का मतलब हुआ आवेश की मात्रा 3 यानी 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना बच्चों। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से अगर देखते हैं बच्चों हम लोग तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आसानी से, तो आसानी से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा, जानते हैं क्या चीज़, लेमडा ई क्यू बराबर हो जाएगा बच्चों, लेमडा ई क्यू बराबर हो जाएगा आपके पास 1/n प्लस का मतलब धनायनों की संख्या 2 को था, अल्युमिनियम के पहले 2 लगाया हुआ था, और गुने जेड प्लस का मतलब क्या होता है, तो जेड प्लस का मतलब होता है धनावेश की संख्या, तो 2 गुने 3 यानी 2 तिहाई 6 और गुने लेमडा एम होगी। तो 2 तिहाई 6 में लेमडा ई क्यू से गुना करेंगे तो लेमडा एम बराबर हो गया बच्चों 6 लेमडा ई क्यू, 6 लेमडा ई क्यू। तो इसका सही ऑप्शन क्या था बच्चों, इसका सही ऑप्शन था फर्स्ट। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों यह प्रश्न पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना बच्चों। चलिए बच्चों अब इसको साफ कर देते हैं। चलिए बच्चे आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा गया बच्चों, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने से कैथोड पर मुक्त होता है। देखिए बच्चों यहाँ पर द्रवित कहा है, तो जब द्रवित कहता है तो हम लोग देखते हैं कि कैथोड क्या होता है, निगेटिव की पॉजिटिव। अगर निगेटिव होता है तो उस पर हम लोग मार देते हैं पॉजिटिव वाला, अर्थात हम लोग सोडियम मार देंगे। अगर यहाँ पर एनोड कहता तो एनोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पर हम लोग नेगेटिव वाला यानी क्लोराइड मार देते हैं, क्लोरीन मार देते हैं। लेकिन जलीय विलयन अगर कहता ना बच्चों, तो जलीय विलयन के चलते अगर कैथोड कहता तो कैथोड होता है नेगेटिव, और नेगेटिव पर हम लोग मारेंगे पॉजिटिव वाला यानी हाइड्रोजन मारेंगे जलीय अपघटन कहेगा तो, और एनोड कहेगा यानी पॉजिटिव वाला पर कहेगा तो हम लोग माइनस वाला यानी ऑक्सीजन मारेंगे। लेकिन यहाँ पर द्रवित सोडियम यानी जब सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक जब खुद गल जाए उसमें पानी को नहीं डाला जाए, तब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा बच्चों कैथोड प्रमुख तो जो होने वाला पदार्थ होता है यानी माइनस वाला पर प्लस वाला होता है, अर्थात आपका सही ऑप्शन होगा बच्चों सोडियम। आपका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सोडियम। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आगे प्रश्न में पूछा गया बच्चों, निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। तो ध्यान रखिए बच्चों सबसे प्रबल अपचायक जो होता है वो आयोडीन होता है, लेकिन सबसे प्रबल उपचायक जो होता है फ्लोरीन। आगे पूछा गया बच्चों, ए बी सी और डी धातुओं के मानक अपचयन क्रमशः -3.05, -1.66, -0.44 और +0.48 वोल्ट है। तो क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, किस धातु का अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है उसका अपकरण विभव सबसे अधिक होता है, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा बच्चों ए यानी -3.05 वाला। आगे प्रश्न में पूछा गया बच्चों, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के ऑक्सीकरण विभव क्रमशः +2.37 और +1.66 वोल्ट है, अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में Mg क्या करेगा। तो अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम जो है वो एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा। क्या करेगा बच्चों, एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा। अगला प्रश्न में कहा गया बच्चों, प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी। प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों बी अर्थात ऑक्सीजन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी अर्थात ऑक्सीजन मुक्त होगी। आगे पूछा गया बच्चों, NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर
कैथोड पर मुक्त होता है। बताओ बच्चों, NH सेल के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? कैथोड होता है नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला प्राप्त होते हैं। तो पॉजिटिव वाले प्राप्त होंगे तो पॉजिटिव वाला इसमें कौन होगा? जलीय विलयन कहता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। चालकत्व, 30 नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? इसका सही ऑप्शन ध्यान में रखिएगा बच्चों, ए यानी L/A होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर में बच्चों, Na2SO4 के तनु जलीय घोल को Pt इलेक्ट्रोड की मदद से अपघटित करने पर एनोड तथा कैथोड पर क्या जमा होगा? देखिए फिर यहाँ पर जलीय घोल कह दिया, तो जब जलीय घोल कहेगा ना तो एनोड पर यानी पॉजिटिव वाला पर आपको नेगेटिव वाला ऑक्सीजन मारना है और कैथोड यानी नेगेटिव वाला पर पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन मारना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों ए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन यही अगर द्रवित कहता है ना, तो द्रवित कहता तो एनोड यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव पर हम लोग पॉजिटिव वाला सोडियम मारते हैं और कैथोड यानी नेगेटिव, नेगेटिव पर सॉरी एनोड यानी पॉजिटिव पर नेगेटिव यानी SO4 वाला मारते हैं और उसके बाद जो है कैथोड यानी नेगेटिव, नेगेटिव पर पॉजिटिव वाला शून्य मारते हैं। यानी उसके लिए अगर द्रवित कहता तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन यहाँ पे जलीय कह रहा है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही करेक्ट होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए बच्चों, 25 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि Cu/Cu+2 1 मोलर Ag प्लस बाय Ag सेल का सेल विभव जो है 0.4 वोल्ट है तथा Ag प्लस बाय Ag का इतना वोल्ट है, तो Cu+/Cu का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें। तो देखिए बच्चे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा भार नहीं है, बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक फार्मूला हम बताए होंगे, E बराबर या E शून्य सेल बराबर, इसका फार्मूला होता है बच्चों E शून्य R और माइनस होता है बच्चों E शून्य L। E शून्य क्या चाहिए बच्चों? L, E शून्य L सॉरी E शून्य R और माइनस E शून्य L, ये फार्मूला होता है बच्चों E शून्य सेल बराबर। तो देखिए इसमें कॉपर जो है यह अधिक क्रियाशील होता है और सिल्वर जो होता है कम क्रियाशील होता है। तो जो अधिक क्रियाशील होता है आपको हम बताए होंगे विद्युत रासायनिक सेल में, वो इस तरफ इलेक्ट्रोड रखते हैं, वो उस तरफ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। उसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं और इसको जोड़ने के लिए साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो इस तरफ जो होता है उसको लेफ्ट वाले पार्ट कहते हैं और इस तरफ जो होता है उसको राइट वाले पार्ट कहते हैं। तो E शून्य सेल बराबर होता है E शून्य R माइनस E शून्य। तो देखिए कॉपर को निकालना है, तो कॉपर क्या है आपका? लेफ्ट वाला है ना, और कॉपर आपका लेफ्ट वाला है और सिल्वर आपका राइट वाला है। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों E शून्य L माइनस E शून्य R। अब फार्मूला मिस्टेक लिखाया हुआ है, E शून्य L माइनस E शून्य R होता है, E शून्य R। तो आपको लेफ्ट वाला निकालना है यानी कॉपर वाला निकालना है। इधर कॉपर कम क्रियाशील होगा सिल्वर के अपेक्षा, जिसके कारण एग्जाम में रखेंगे हम लोग कॉपर को और उस तरफ रखेंगे हम लोग Ag को यानी सिल्वर को रखेंगे। तो देखिए बच्चों क्या होगा इसमें, तो आपको लेफ्ट वाला के निकालना है, तो EL बराबर हो जाएगा बच्चों E शून्य सेल और माइनस हो जाएगा बच्चों E शून्य R हो जाएगा, होगा ना बच्चों। अब दोनों का मान रखिए दीजिए। तो देखिए E शून्य सेल का मान कितना दिया हुआ था? E शून्य सेल का मान दिया हुआ था बच्चों, E शून्य सेल का मान कितना दिया हुआ था? जाके देखिए E शून्य सेल का मान दिया हुआ है यहाँ पर ही, आप ध्यान पूर्वक देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा कितना दिया हुआ है बच्चों। आपको दिया हुआ E शून्य सेल का मान 0.46 वोल्ट और E शून्य R का मान दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, अभी फार्मूला लिखे थे, अभी क्या फार्मूला लिखे थे बच्चों? अभी फार्मूला लिखे थे कि E शून्य सेल बराबर E शून्य L माइनस E शून्य R। तो आपको तो लेफ्ट वाला निकालना है और राइट वाला दिया हुआ है ना बच्चों। राइट वाला दिया हुआ है,
चलिए बच्चों, अब हम लोग 25 क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि CU प्लस 2 शॉर्ट ब्रिज AG प्लस बाई AG के लिए E0 सेल बराबर 0.46 वोल्ट है तथा E0 AG प्लस बाई AG 0.80 वोल्ट है, तो E0 CU प्लस बाई CU का मान याद कीजिए। तो देखिए बच्चे, काफ़ी सिंपल सी प्रश्न है। आप एक काम कीजिए, E0 CU प्लस बाई CU के मान निकालना है, तो आपको सिल्वर वाले में से आपको सेल विभव को घटा लेना पड़ेगा, दोनों को आपको माइनस कर देना पड़ेगा। पहले इसको मान लिखिएगा, उसके बाद इसको मान लिखिएगा, तो आपका मान निकल करके आएगा बच्चों 0.34 वोल्ट। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आगे की हम बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न को। 26 में कहता है बच्चों, यदि KNO3 का संतृप्त घोल लवण सेतु बनाने में प्रयोग होता है, KNO3 का संतृप्त घोल लवण सेतु बनाने में प्रयोग होता है क्योंकि, तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों K प्लस तथा NO3 माइनस का वेग बराबर होता है। K प्लस तथा NO3 माइनस का वेग बराबर होता है, इसलिए KNO3 का संतृप्त घोल लवण सेतु बनाने में प्रयोग होता है। 27 नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, किस धातु आयन का अवकरण विभव जल से कम होता है? किस धातु आयन का अवकरण विभव जल से कम होता है? तो इसका सही ऑप्शन ध्यान में रखिएगा बच्चों, डी होगा, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन तथा एल्युमिनियम आयन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सोडियम आयन, कैल्शियम आयन तथा एल्युमिनियम आयन का ऑक्सीकरण विभव सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, जंग मिश्रण होता है, तो जंग किसका मिश्रण होता है आप लोग जानते ही होंगे। जंग का फॉर्मूला होता है बच्चों Fe2O3 × XH2O, या इसका यह मिश्रण होता है फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड का। तो इसमें सही ऑप्शन आप मान सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। चलिए बच्चों, तो आज की सेवा मैं इतने ही पर समाप्त करता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।